Hello everyone. Today we are going to talk about hereditary spherocytosis. Spherocytosis का मतलब है स्फेरोसाइट्स का फॉर्मेशन होना. स्फेरोसाइट्स होते हैं दिस लाइक अ शेप ऑफ अ स्फेयर. नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप जो होती है वो बाइकनकेव होती है लाइक दिस. लेकिन इसके बाद जब ये कन्वर्जन हो तो दिस इज़ नोन एज स्फेरोसाइटोसिस. ये वाली जो कंडीशन है इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऑटोसोमल रिसेसिव भी कुछ लोगों में होती है, मतलब ये जो ट्रेट है वो रिसेसिव फॉर्म में भी जा सकती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में जाती है. पर जिनमें जाती है इट इज़ वेरी सिवियर. इसमें क्या होता है, जो डिफेक्ट आता है वो हमारी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसका जो साइटोस्केलेटन है उसकी प्रोटीन्स के अंदर आती है जो मेम्ब्रेन को जोड़ के रखती है. सो डिफेक्ट ऑफ आरबीसी साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन टेट्रिन प्रोटीन्स, जोड़ने वाली प्रोटीन्स में डिफेक्ट आता है. कि ऐसी वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? फर्स्ट इज स्पेक्ट्रिन, बैंड 3 एंड एनकायरिन. जो मेन 3 हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी, दिस इज़ बैंड 3, दिस इज़ एनकायरिन एंड दिस इज स्पेक्ट्रिन. स्पेक्ट्रिन के 2 वो होते हैं चेन, दैट इज़ अल्फा एंड बीटा. यू कैन सी. अब ये जो बीटा वाली इट इज़ कनेक्टेड विद एनकायरिन एंड एनकायरिन ये 4.2 के साथ, और देन बैंड 3. मेनली हम लोग 3 पढ़ते हैं, वरना ये 4.2 वगैरह 4.1 ये भी होती हैं. इनके अंदर जब डिफेक्ट आता है तो जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन के साथ कनेक्टेड नहीं रहती और ये जो है अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाता ये वाली. तो फिर स्फेरोसाइट्स आर फॉर्म्ड. अब ये जो स्फेरोसाइट्स होते हैं वो नॉन डिफॉर्मेबल सेल्स हैं. नोटेड, नॉन डिफॉर्मेबल. ये नहीं है कि डिफॉर्म होने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जैसे जब स्प्लीन होती है ना, उसकी जो गलियाँ हैं उसमें से निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत डिफॉर्म करना ही पड़ता है. लेकिन अगर वो डिफॉर्म ना हो, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म थी ये डिफॉर्म हो जाती थी आराम से और निकल जाती थी पतली पतली गलियों से. लेकिन जब ये स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं, गोल गोल बन जाते हैं, तो इनको प्रॉपर स्पेस चाहिए निकलने के लिए. ये जब स्प्लीन से नहीं निकल पाते तो स्प्लीन को लगता है कि ये जो सही नहीं है, ये ख़राब है, तो वो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसे डैमेज कर देते हैं. तो इट विल लीड टू सिक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन स्प्लीन. और उसके बाद क्या होता है कि हमें पता लग गया कि रेड सेल मेम्ब्रेन जो है वो वीकन हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है. तो क्या होता है कि इसके अंदर से ऐसे ब्लेब्स, मेम्ब्रेन के ना ब्लेब्स निकलने शुरू हो जाते हैं. मेम्ब्रेन ना शेड होनी शुरू हो जाती है इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल. अब मेम्ब्रेन जब शेड होती है तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म बहुत ही थोड़ा जाता है, मतलब ना के बराबर साइटोप्लाज्म रिलीज़ होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया तो कम हो जाता है, लेकिन तो सरफेस एरिया कम हो गया और हमारा जो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम वाली रेशियो है वो कम हो जाती है उसकी वजह से. ये जब डिक्रीज होता है दैट विल लीड टू स्फेरोसाइटोसिस फॉर्मेशन. अब हमने देख लिया एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है स्प्लीन के थ्रू, स्प्लीन जो है वो मार रहा है. अब जब ना ये वाली शेप होती है बाइकनकेव वाली, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जब हम इसको पेरिफेरल स्मीयर करते हैं, हम लोग इसकी स्टेनिंग करते हैं, तो जो ये वाली स्टेन में हमें दिखता है कि जो सेंटर वाला पार्ट है ना वो पैलर है, डल सा है, उसका कलर पैलर दिखता है. तो फिर वो जो रीजन है वो ये वाला रीजन डिनोट करता है. लेकिन जब ये चीज़ हट जाएगी और पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, तो ये जो पैलर है वो नहीं दिखेगा. अब हमें सिंपल ये राउंड दिखेगा, डार्क रेड कलर का दिखेगा. अब बीच में जो हल्का सा वो आता था, जैसे यहाँ पे है ये वाला कलर था डार्क रेड और यहाँ पे डल सा कलर था, तो फिर अब जो है प्रॉपर डार्क रेड हो जाएगा, बिल्कुल पैलर नहीं दिखेगा. क्यों? कि यहाँ पे अब ये वाला बाइकनकेव जो है शेप नहीं मेंटेन रहती. और साथ में इधर कहीं पे माइक्रोसाइट्स, कहीं पे मैक्रोसाइट्स ऐसे दिखेंगे, तो उसकी जो रेंज है, वेरिएशन है जो साइजेस की, वो ज़्यादा है. तो दैट इज़ RDW इंक्रीजेस. रेड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, कि मतलब वेरिएशन कितनी साइजेस में हमें अवेलेबल दिख रहे हैं, मतलब छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, नॉर्मल भी हैं, तो दैट इज़ RDW इंक्रीजेस. साथ में क्या होता है, MCHC इंक्रीजेस. MCHC क्या है? जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है. क्यों? क्योंकि अब हीमोग्लोबिन हमने बोला कि साइटोप्लाज्म का लॉस बहुत ही कम होता है, तो सेल जो है उसने अपनी शेप जो है चेंज कर ली है और वो श्रिंक हो गया, बेसिकली ऐसे बन गया है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है हमारे अंदर. तो दैट इज़ MCHC इंक्रीजेस. साइटोप्लाज्म सेम है तो हीमोग्लोबिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड लगेगा हमें. इसमें रिस्क बढ़ जाता है एप्लास्टिक क्राइसिस का. एप्लास्टिक क्राइसिस हमने पहले भी किया हुआ है. जहाँ पे भी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे एप्लास्टिक क्राइसिस आने के चांसेस हैं इन केस ऑफ पार्वोवायरस. पार्वोवायरस B19 में क्या होता है कि जो एरिथ्रॉइड के प्रिकर्सर्स होते हैं ना, जिससे हमारे आरबीसीज ने बनना है, उनको वो डिस्ट्रॉय करती है. तो क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे जो हीमोग्लोबिन, जो हमारा आरबीसी बन रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा स्प्लीन. और इसने जहाँ पे बन रहे हैं, मतलब कि जो बोन मैरो है, उसके प्रिकर्सर्स को भी उसने मारना शुरू कर दिया. तो तब होता है एप्लास्टिक क्राइसिस, मतलब कि सेल्स टूट रहे हैं, उसको रिन्यू करने के लिए नए नहीं बन पा रहे हैं, तो दैट इज़ एप्लास्टिक क्राइसिस. वैसे तो पार्वोवायरस जो है वो 10 दिन तक ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता.
और नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि 10 दिन तक हमारे अंदर रिजर्वायर होता है आरबीसीज का, लेकिन इनके हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस वाले लोगों में क्या होता है कि ये जो रिजर्वायर है वो नहीं होता, क्योंकि आरबीसीज जो है जो ब्लड में घूम रहे हैं वो टूटते हैं थ्रू स्प्लीन उन्हें तोड़ देता है। तो हम लोग तो सर्वाइव कर लेते हैं 10 दिन, लेकिन वो लोग एक दो दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो जाता है, कुछ छोटे दिखते हैं कुछ बड़े दिखते हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि जो नए नए सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का लॉस होता है, जब शुरू होता है लॉस होना, तो वो अभी नॉर्मल साइज़ के होते हैं। लेकिन जो ओल्डर सेल्स होते हैं उन्होंने ज़्यादा मेम्ब्रेन को लूज़ कर दिया होता है। ओल्डर सेल्स जो होते हैं पुराने वाले, उन्होंने धीरे धीरे करके ज़्यादा ब्लेब्स बनाए, ज़्यादा वेसिकल्स बनाए और मेम्ब्रेन को उन्होंने शेड ऑफ किया, तो उनका जो वो होता है साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है। इसीलिए ये जो हमारा आरडीडब्ल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डायग्नोसिस देखें तो दैट इज़ ओएफटी। ओएफटी क्या होता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें हम लोग जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, इस केस में हम क्या करते हैं 0.5% देते हैं। ओके, नॉर्मल जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो थी 0.9%, दैट NaCl वाली 0.9% नॉर्मल होती है। 0.5% इज़ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि जैसे ये वाला जब था, नॉर्मली जब सेल था तो हमने 0.5% में उसे रखा, तो क्या होता है कि जब इसके अंदर वाटर जाएगा, क्योंकि इसकी खुद की कितनी है 0.9%, तो वाटर कहाँ फ्लो करेगा, 0.5% से 0.9% में करेगा ना फ्लो ऑस्मोसिस के थ्रू। तो फिर वाटर जो है जब अंदर जाता है तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे स्वेलअप हो जाता है, क्योंकि इसके पास है सरफेस एरिया है, ये अपना आपको एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी एक स्फीयर है पूरा भरा पड़ा, उसके अंदर पानी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 0.9% है और बाहर हमने 0.5% का सोल्यूशन रखा, तो वाटर जो है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। जब वो अंदर जाएगा तो ऑलरेडी ये इतना है कि ये जो स्फेरोसाइट है उसकी लाइसिस हो जाएगी, वो टूट जाएगा। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट से कि ये वाला जो है हमारा स्फेरोसाइट है ये फ्रेजाइल होगा 0.5% पे, लेकिन ये जो हमारा बाइकनकेव आरबीसी है ये फ्रेजाइल नहीं होगा 0.5% पे, ये स्टे कर जाएगा। अगर इससे भी कम हम लेते हैं जैसे कि 0.3%, तो हाँ ये वाला जो आरबीसी है हमारा ये वाला भी टूट जाएगा, लेकिन 0.5% पे ये नहीं टूटेगा। अब क्योंकि हमारे जो आरबीसीज हैं वो टूट रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो कौन रिलीज़ होता है जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है, हमें चाहिए हमारी बॉडी में आरबीसीज चाहिए, तो ईपीओ दैट इज़ एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी रिलीज़ करवाती है वो आएगा और वो फिर बोन मैरो को बोलेगा कि जल्दी 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 रेड सेल्स को मेरे को प्रोड्यूस करवा के दे, क्योंकि मेरे अंदर कमी हो गई है। तो क्या होगा, इसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाएगा बोन मैरो के सेल्स का, हाइपरप्लेजिया ऑफ रेड सेल प्रोजेनाइटस, जो भी उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है जिन्होंने आरबीसी बनाने थे। साथ में रेटिकुलोसाइटोसिस से हम उसे देख सकते हैं इस हाइपरप्लेजिया को। रेटिकुलोसाइटोसिस क्या होता है, जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो प्रिकर्सर्स होते हैं आरबीसी के। जैसे जो मैच्योर आरबीसी है उससे पहले इमैच्योर वालों को क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। अब इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हाँ जी जो मेम्ब्रेन जो आरबीसी हैं वो बन तो रहे हैं लेकिन डिफेक्टिव बन रहे हैं, मतलब कि ये नहीं है कि हमारा जो बोन मैरो है वो आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, ऐसा केस नहीं है, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स का नंबर बढ़ रहा है। बिकॉज आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, हीम निकलेगा, हीमोग्लोबिन में से हीम। अब हीम का जो मेटाबॉलिज्म है उसके बाद क्या निकलता है, बिलीरुबिन, राइट। अब बिलीरुबिन का लेवल जो है हमारी बॉडी में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हीम की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आरबीसी की डिस्ट्रॉय बहुत हो रही है। तो बिलीरुबिन का जब लेवल बढ़ जाता है तो दैट विल लीड टू जॉन्डिस। जॉन्डिस हो गया। साथ में ये जो बिलीरुबिन है उसने लिवर से कहाँ जाना होता है, उसने जाना है लिवर में, क्या होता है उसकी कॉन्जुगेशन होती है। लेकिन क्या होता है हमारे अंदर इतना ज़्यादा आरबीसीज टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा है कि नॉर्मल फंक्शन है लिवर का, फिर भी कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही है उसकी बिलीरुबिन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो इतना लोड नहीं ले पा रहा है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, लिवर के अंदर से जो हमारा बिलीरुबिन है वो जाएगा गॉल ब्लैडर में अपना नॉर्मल लोकेशन पे। तो गॉल ब्लैडर में चांसेस बढ़ जाते हैं कोलीलिथियासिस के। कोलीलिथियासिस क्या है, स्टोन्स ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन्स बेसिकली। अब क्योंकि हमारा जो स्प्लीन है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, उसका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वर्क हाइपरप्लेजिया होगा कि वर्क की वजह से उसके अंदर मेगली आ जाएगी, उसके जो मैक्रोफेजेस हैं वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा काम आ गया है, तो दैट इज़ स्प्लीनोमेगली। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है स्प्लीनेक्टोमी करना। अब इसमें ये बात याद रखने वाली है कि जब हम लोग उसको निकाल देंगे स्प्लीन को, तो हमारा जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चाहे वो स्फेरोसाइट्स ही रहेंगे वो स्फेरोसाइट्स ही, उनको
उनका वो नहीं चेंज होगा कि हाँ उनकी मेम्ब्रेन जो है वो ठीक हो गई है, उसके प्रोटीन्स जो हैं वो ठीक हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रहेंगे वो स्फेरोसाइट्स ही, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अनीमिया नहीं होगा उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि स्प्लीन नहीं है। छोटे बच्चों में क्या होता है, हम जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर हम लोग पूरी स्प्लेनेक्टोमी नहीं करते, पार्शियली करते हैं, ताकि क्या हो कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर नॉर्मल जो आरबीसी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई ख़राब बना, तो हमारा जो स्प्लीन है वो अच्छा काम ही करता है वैसे तो, कि उसको रिमूव करके। तो अगर बाई चांस इसके छोटे बच्चों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उनकी वजह से क्या हुआ कि उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अब स्प्लीन नहीं होगा तो कौन देखेगा, इसीलिए पार्शियल करते हैं कि हल्का सा काट रहने देते हैं, ताकि वो इन सब को भी, बैक्टीरिया वगैरह हैं इन सब को भी देख सके, इन पे भी चेक रख सके। लेकिन इसका कोई ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो स्प्लीन है वो रीग्रो कर जाता है, तो वो रीगेन कर लेता है अपना साइज़, इसीलिए पेशेंट्स को सेकेंड रिसेक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, दोबारा से उसे काटने की ज़रूरत पड़ जाती है स्प्लीन को। अब क्या है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, जो स्प्लीन है वो डैमेज्ड सेल्स को या कोई प्रॉब्लमैटिक सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता था अपने मैक्रोफेजेस से, अब नहीं रहेगा। जब स्प्लीनेक्टोमी हो जाएगी तो अब वो नहीं रहे स्प्लीन। अब क्या होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ना, लेकिन कुछ डिफेक्टिव सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस का रेमिनेंट रह जाता है। अब वो न्यूक्लियर रेमिनेंट जिसमें रह जाता है, वैसे तो स्प्लीन जो जब होती थी तो वो उसे ख़त्म कर देती थी, लेकिन अब जब स्प्लीनेक्टोमी हो चुकी है, तब ये जो न्यूक्लियर रेमिनेंट्स वाले सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कोई करेगा, तो इसीलिए एक एग्जांपल है, होवल जॉली बॉडीज़ बन जाएंगी। देन मोस्ट सिवियर हिमोलिसिस जो होती है वो कौन से प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, हमने कितनी पढ़ी है, बैंड 3 होता है, स्पेक्ट्रिन होता है, एनकायरिन होता है, तो इनमें से जो स्पेक्ट्रिन अल्फा, स्पेसिफिकली अल्फा स्पेक्ट्रिन जो है, क्योंकि स्पेक्ट्रिन भी अल्फा बीटा होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट सिवियर हिमोलिसिस होती है। देन मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन स्पेक्ट्रिन डेफिशिएंसी, कि अगर स्पेक्ट्रिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो मोस्ट कॉमनली क्या चेंजेस आएंगे हमारे सेल के अंदर, तो दैट इज़ जो सेल है वो एलिप्टिकल बन जाएगा, तो दैट इज़ एलिप्टोसाइटोसिस। So yeah, this was all about hereditary spherocytosis. If you have any query, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.